वेलकम बैक गाइस। हम 9 चैप्टर तक इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी का पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 which is last chapter of the Indian economic development. So hope for the best and we will finish the chapter entire syllabus in fact IED. Thank you very much for your support. तो इस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसमें हम क्या समझेंगे? हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि डेवलपमेंट पाथ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कैसा रहा, उनके बीच का हम स्टडी समझेंगे। कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ नेबरिंग नेशंस, स्टडी ऑफ काइंड ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय देम, किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, वेरियस इम्पैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर और उन पॉलिसी का क्या वेरियस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आया, SAR, सार्क, यूरोपियन, ये लाइक एशियन, ये हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's start the guys. Over the last 2 decades, decades यानी 10 साल, 2 decades यानी 20 साल, 20 years. Okay. So the economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalization, has both short and long term implications for each country including India. जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसकी वजह से सिर्फ दूसरे ही देशों में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में इम्पैक्ट आया, उसमें इंडिया भी शामिल था। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप। रीजनल क्षेत्र वाइज और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कि एक बनाया गया सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियन यूरोपियन, G8, G20, ब्रिक्स एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए जो जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत अहम रोल अदा किया। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया ने ये मुहिम उठाई। इसके मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सार्क के मेंबर्स कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 4-5 ऑब्जेक्टिव दे दें और उसमें से पूछ लें, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, व्हाटएवर, कैसे भी आ सकता है। तो मेंबर्स हो गए। ये एम क्या है? एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। फिर यूरोपियन में है क्या है? 27 इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरली इन यूरोप। यूरोप में 27 जो देश हैं उन्होंने अपना शुरू किया। एम क्या है कि इनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनको यूरोपियन कंटिनेंट में बढ़ाना है। फिर एशियन, साउथ ईस्ट एशियन में क्या है? इसमें नेशंस, कल्चरल और इकोनॉमिक सोशल साउथ ईस्ट एशिया में जो है उनमें इसके मेंबर है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्यूराई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये देश हैं इनके। फिर आगे आया G8 में, तो ये 8 देशों का ग्रुप है। इसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया। इनका हॉलमार्क है, G8 के नाम से जाने जाते हैं और इनका भी उद्देश्य वही था। फिर ग्रुप ऑफ 20 G20 बना जो 2017 में। 20 मेंबर इसमें कौन से थे? तो मेंबर्स देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी शामिल है इसमें, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा, यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रिक्स बना, एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशंस। कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स है। ब्राजील,
R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ऑल दीज कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G20। ये 20 के भी मेंबर्स हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेबरिंग इकोनॉमीज इज आल्सो रिक्वायर्ड। अब समझते हैं, टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने के लिए अपन को समझना है कुछ चीजें। तो देयर इज एन इंक्रीज eagerness on the parts of various nations to try and understand the development process। हर देश की उत्सुकता थी कि उसकी कमजोरी मजबूती को पढ़ा जाए और अपने देश की कमजोरी और मजबूती को जाना जाए, पड़ोसियों के बारे में भी जाना जाए। तो टू फेस कंपटीशन जानने के लिए कि इन द अनफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिस इज पर्टिकुलरली कंसीडर्ड एसेंशियल बाय डेवलपिंग कंट्रीज एज दे फेस। इनके लिए बहुत जरूरी था डेवलपिंग, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ लेवल पर फेस करते हैं ये लोग। लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स है, लिमिटेड एंजॉयमेंट है इनके पास, इसलिए इनको जरूरी होता है स्टडी करना। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट करना भी इनके लिए जरूरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग कि नेबरहुड जो है वहां पर ह्यूमन बीइंग का कैसा डेवलपमेंट है और कितना शेयर करते हैं वो डेवलपमेंट को। In this chapter, we will compare the developmental strategies issued by India with the two largest neighboring पाकिस्तान और चाइना से हम स्टडी करेंगे कि हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या थी और हमने किस तरह से ग्रो किया। तो पॉलिटिकल पावर सेटअप क्या, इंडिया पाकिस्तान चाइना का। इंडिया का पॉलिटिकल क्या है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड विच इज wedded to secular and deploy liberal constitution। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, लोकतांत्रिक देश है जो सेकुलर डिप्लॉय लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी जाति पाति धर्म विशेष का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कहना है। सिर्फ प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारत से ज्यादा जाति पाति धर्म कहीं दूसरे देशों में है या नहीं है भगवान जाने, पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन एक्ट तो यही कहता है कि यहाँ पर जाति धर्म भेदभाव नहीं है और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ पर ऐसा है। फिर पाकिस्तान में मिलिट्री टेररिस्ट पॉलिटिकल पावर यानी वहाँ मिलिट्री करती है, और चाइना में कमांड इकोनॉमी दैट हैज रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग, डेमोग्राफिक सिस्टम है, लिबरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वहां पर, ऐसा इनका कहना है। तो डेवलपमेंटल पाथ है, सिमिलरिटीज इंडिया पाकिस्तान चाइना में क्या है कि स्टार्टिंग टुवर्ड डेवलपमेंटल पाथ, दोनों तीनों देश डेवलपमेंटल पाथ पर आगे बढ़े। 1947 में आजाद हुए और चाइना जो है वो 1949 में रिपब्लिक चाइना का जन्म हुआ, PRC, पब्लिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, ऑल थ्री कंट्रीज हैड स्टार्टेड प्लानिंग देयर, तीनों ने शुरू किया। इंडिया का पहला 51 से 56 और इनका पाकिस्तान का 56, चाइना का 53 में। फिर सिंस 2013 पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 11th 5-year प्लान, वो 11वें 5-year प्लान में है। फिर पाकिस्तान 5-year प्लान इज कॉल्ड मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। चाइना का प्लान वर्किंग 2013 से है, 5-year प्लान 2016-20 तक है अंटिल मार्च 17। फॉलोइंग बेस्ड डेवलपमेंट प्लान, इंडिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल पर काम कर रहा है। अडॉप्टेड सिमिलर स्टडीज, लगभग सबने सिमिलर स्टडीज अडॉप्ट की, स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक सेक्टर, रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, सिमिलर ग्रोथ रेट है लगभग टिल 1980, 1980 तक सिमिलर है। वेयर डू दे स्टैंड, कौन कहां पर खड़ा है, तो वेयर डू इंडिया पाकिस्तान कहां पर है तो देखते हैं। China government control after the establishment of People's Republic of China under one party rule all critical sector of the economy। जितने भी क्रिटिकल सेक्टर है उनको सबको एक ही पार्टी रूल करती है, अपने इंडिया जैसा भंडारा नहीं चलता। Enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government control, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया चाइना ने। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF लेके आया क्या, प्रोग्राम नेम्ड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेनियन वाज इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग इन 1958 में भाई लेके आया।
द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये चाइना का अपन पढ़ रहे हैं। GLF प्रोग्राम एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग, जो ये प्रोग्राम था ये इसने ध्यान दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और मैसिव स्केल में बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करना है, रैपिड प्रोडक्शन करना है, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना है, रूरल एरियाज का कंजम्पशन बढ़ाना है। कम्युनिस्ट मतलब नोन एज पीपुल्स कम्युनिस्ट आर और रिमेन गोंगसी इन चाइना वर फार्मली द हाईएस्ट ऑफ 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लेवीज, जो भी है यहाँ तक ये थे, इन्होंने डेवलपमेंट किया। अंडर द कंज्यूम कम्युनी सिस्टम पीपुल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, अच्छा सब मिलकर के खेती बाड़ी करते हैं, जो 1956 तक था। वहां से फिर 2600 ऐसे कुछ 26,000 सिस्टम डेवलप किए गए। प्रोग्राम है ड्राउट सेवर हैविंग चाइना ड्रॉट, 30 मिलियन पीपुल मर गए किसकी वजह से? ड्रॉट यानी कि सूखा। कन्फ्लिक्ट्स विथ रसिया, रसिया से इनके झगड़े भी हुए। फिर ग्रेट पेट्रोलियम कल्चर रिवॉल्यूशन GPCR 1965 में शुरू हुआ। मायो जो वहां का PM होगा उन्होंने शुरू किया होगा। उसके बाद GPCR में प्रोफेशनल भेजे गए और उन्होंने एम किया कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आओ। रिफॉर्म इन चाइना, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स किया 1978 में। प्रोडक्शन रिफॉर्म्स, इनिशियल फेस क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ चाइना बिगेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूशन, एग्रेरियन पॉलिसी लेके आए। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने ध्यान देना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल को इन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया। बाद में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पर बढ़ावा देना शुरू किया जो टाउन बेस्ड था, और इस स्टेज में इनका प्रोडक्शन लेवल हाई था। डुअल प्राइसिंग सिस्टम शुरू किया। डुअल प्राइसिंग मींस फिक्सिंग द प्राइस इन 2 वेज, 2 तरीके से प्राइस फिक्स किए गए इन्होंने। फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of price fixed by the government. उनको फिक्स्ड क्वांटिटी बेचनी रहती थी, गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स कर देती थी उसके हिसाब से। द रेस्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइसेस, और जो फिक्स के बाद बचता था उसको मार्केट प्राइस में बेचना पड़ता था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट ने हाई प्रायोरिटी पे हाई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश की। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था, मतलब कुछ कंट्रोल पब्लिक का और कुछ प्राइवेट का, और ये रेगुलेशन इन्होंने 1950-60 में शुरू किया। कंबाइंड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, मतलब खेती बाड़ी को बढ़ावा देना। फिर इंक्रीज्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर 1970 में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस हुआ, तो इन्होंने भी फिर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ में। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, उधारी लेना शुरू किया पाकिस्तान ने, और फिर गवर्नमेंट सब लेते चले गए। रिफॉर्म्स 1988 के बाद शुरू हुआ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ चाइना इंडिया क्या है? तो डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या थे? डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो डेमोग्राफिक में क्या है? वी शैल कंपेयर सम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। क्या है यार? Esteemed population in million, annual growth population, density per square kilometer, sex ratio मेल फीमेल, फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन। तो इंडिया में इस 2015 में पॉपुलेशन 1 मिलियन है, इन मिलियन है ना, 1311 मिलियन, चाइना में 1371 और पाकिस्तान में 188, कहीं नहीं लगता अपने सामने। एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन मतलब 1.2% है, यहाँ पे 0.5 है, चाइना ने बहुत ब्रेक किया, पाकिस्तान में डबल, बिल्कुल एकदम धड़ाधड़ बच्चे निकल रहे हैं। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में 441 लोग रहते हैं, चाइना में 146 और पाकिस्तान में 245 में। 1000 पुरुषों में 929 महिलाएं हैं, 941 और 947 पाकिस्तान में महिलाओं का दबदबा है। फर्टिलिटी रेट यानी प्रोडक्शन 2.3%, 1.6 और 3.7 पाकिस्तान कहीं तो आगे अपने। अर्बनाइजेशन शहरी क्षेत्र जो है यहाँ 33, 56 और
39। पॉपुलेशन क्या है, यहाँ से सोर्स लिया गया है ये। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय इंडिया, फॉलोड बाय इंडिया, मतलब दूसरे नंबर पे भारत है। इफ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वन इज एन इंडियन एंड अनदर ए चाइनीज। मतलब दुनिया में रहने वाले हर छठा आदमी भारत है, भारत का है और चाइना का है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी लेस एंड अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। चाइना इंडिया से बहुत कम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में भी इंडिया में ज्यादा रहते हैं और वहां पर कम रहते हैं। वो जो टेबल ऊपर देखी उसी को ये परसेंटेज यहाँ पे लिख रहे हैं। ये मेल फीमेल का रेशो भी वही है, फर्टिलिटी रेट का कंपैरिजन है जो अपन ने ऊपर देख लिया। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो नोट कर लेना। अनअर्बनाइजेशन। अब ग्रोथ इंडिकेटर आया, तो ग्रोथ इंडिकेटर में जीडीपी रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि साल भर में कितना प्रोडक्शन एक देश में होता है उसकी बात की गई है। तो जीडीपी, साइज ऑफ जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमी। जीडीपी को मेजर करने के लिए पीपीपी का इस्तेमाल होता है, ट्रिपल की पी का, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कौन कितने प्राइस पर कितना आदमी खरीदने को रेडी है। तो यहाँ पर जब आया तो चाइना हैज द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है उसकी, $19.8 ट्रिलियन, इंडिया की है 8.07 ट्रिलियन और पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट पे, सबसे आगे चल रहा है 0.94 ट्रिलियन। नंबर्स में चाइना आगे, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, ये तो आप भी समझते हैं। पाकिस्तान जीडीपी इज रफली अबाउट 12% ऑफ इंडियन जीडीपी। जो इंडिया की जीडीपी है उसका सिर्फ 12% पाकिस्तान की जीडीपी है। इंडिया जीडीपी इज अबाउट 40% ऑफ चाइना, और चाइना की जो जीडीपी है उसका 40% अपन है। एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी 1980 से 2017 में तो टेबल में बताई गई है। यहाँ पर 5.7, 10.3, 6 अपने ज्यादा थी, फिर अपन आगे निकले, चाइना से भी आगे निकल गए, और यहाँ पर पाकिस्तान से तो पूछो ही मत, जब चाइना से आगे निकल गए तो ये ग्रोथ रेट इन्होंने वहां पर देना शुरू कर दिया। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन से सेक्टर, मतलब पब्लिक और प्राइवेट का क्या है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इंडिया का 70-30 और मतलब तीनों देशों का मिला करके 100 में से 70-30 और एग्रीकल्चर, सर्विस और ये, तो इंडिया में 17% एग्रीकल्चर, 30% इंडस्ट्री और 53% ये। चाइना में एग्रीकल्चर 9, इंडस्ट्री 43 और सर्विस 48। पाकिस्तान, ओ माय गॉड, 25% एग्रीकल्चर, 21 इंडस्ट्री और 54 सर्विस। वाओ, दैट्स ग्रेट, अपना छोरा आगे जा रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स 42.7%, इंडस्ट्री में 43.8, 33, चाइना में 7.5% एग्रीकल्चर, 26% इंडस्ट्री, 56% सर्विस। पाकिस्तान में 42, 3.7 इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा है वहाँ, 3.7% का कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस में 54 है। बस अब इसी को आगे वो एग्रीकल्चर में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का क्या है भैया, तो इंडिया का है 2015-17 में कंट्रीब्यूशन 17%, 43%, यहाँ 25-43। अब ड्यू टू डेमोग्राफिक ये फिर वही कहानी शुरू, इंडस्ट्री में फिर वही। आप तो यहाँ से नोट कर लेना गाइस, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आप ये टेबल उतार सकते हैं। बाकी ये ऊपर जो टेबल था वही है। फिर सर्विस में आ गए, ये नोट करना है तो नोट कर लेना। कंट्रीब्यूशन, अब ये इन्होंने टेबल बना दी। आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर के, आउटपुट यानी प्रोडक्शन किस स्तर पर बढ़ा घटा। तो कंट्री इंडिया 1990, 2015, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। एग्रीकल्चर 3.5, इंडस्ट्री 7 पॉइंट, यहाँ पर ये था भारत में एग्रीकल्चर पहले 3.7 था, कम हो गया, इंडस्ट्री 7.4 थी, कम हो गई, सर्विस बढ़ गया। फिर चाइना में 5.9 था, कम हुआ, इंडस्ट्री भी कम हुई और सर्विस भी कम हुई। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियां कम, एग्रीकल्चर कम हुआ, इंडस्ट्री भी कम हुई और सर्विस भी कम हुई। तो इन्होंने ये दे दिया इंडस्ट्रियल सर्विस, बस वही डाल।
इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.640 था, फिर चाइना का 0.752 था, पाकिस्तान का 562 था। रैंक बेस्ड ऑन एचडीआई क्या थे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 130, 186 और 150। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 साल, 76 साल, 66 साल। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 15 तक 6.4, 7.8.6, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जीडीपी पर कैपिटा 64, 27, 1, 15,309 और यहाँ पे 5,003। फिर बिलो पॉवर्टी लाइन 60%, 2346। इन्फेंट मोर्टेलिटी पर 100 लाइफ बर्थ इतना है, यानी इतना आदमी बच जाता है, बाकी नहीं पड़ जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट 174, 27 ये आगे यहाँ पढ़ के आए हैं। ह्यूमन इंडेक्स एचडीआई में अब इन्होंने फिर वही शुरू कर दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रिफर्स and the average number of years for which people are expected to live. Mean year of schooling is a calculation of the average number of people of education received the people based on education। कितने परसेंट लोग, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपन तो सब पगले हैं। ये तो सब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जन्म के समय कितने लोग निपट जाते हैं। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन चाइना का बढ़ा। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स भारत ने भी बढ़ाया। 96% पॉपुलेशन है, 94-91% लोगों को अच्छा साफ सुथरा पानी। अंडर सील्ड चिल्ड्रंस नॉट एबल टू डाइट 8.1%। चाइना में लोगों को भोजन नहीं मिलता। भारत में, पाकिस्तान में 37.9 लोगों को नहीं मिलता। 46% पाकिस्तान में नहीं मिलता। ऐसे ही चल रहा है। अब रिसर्च से मालूम पड़ा कि चाइना अपन सबसे आगे चल रहा है, तेज चल रहा है। पाकिस्तान अहेड ऑफ इंडिया इंडिकेटर रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन में चाइना गरीबी से ऊपर उठता हुआ है, अपन पीछे हैं। अपने नेतागिरी बहुत है भाई। तो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या थी ये समझते हैं। तो द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ ए कंट्री एक्ट एज ए मॉडल टू अदर्स for lesson and guidance for their own development in order to learn from economic performance of our neighboring countries. It is, अब ये सब स्टडी करके हमें समझ में आया कि हम कहीं आगे हैं तो कहीं पीछे हैं। प्री रिफॉर्म्स पीरियड सक्सेस, हेल्थ सेक्टर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमने की और इसमें हमको सफलता मिली। फेलुअर कहाँ हो गए हम, स्लो पीस ऑफ ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो पाकिस्तान वगैरह से कम थी। विजन जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो सही नहीं था और पर कैपिटा आउटपुट जो था वो हम अचीव नहीं कर पाए। पोस्ट रिफॉर्म यानी आज़ादी के बाद या रिफॉर्म ये एक्शन लेने के बाद क्या हुआ, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ा, सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स बढ़े, अदर फैक्टर्स भी बढ़ना धीरे धीरे शुरू हुए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फॉल इन ग्रोथ रेट, पाकिस्तान में ग्रोथ रेट गिर गई। इंक्रीज पॉवर्टी, गरीबी रेशो जो है वो बढ़ गया। रीजन फॉर स्लो डाउन ग्रोथ रेट के रीजन क्या थे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट हुआ इसलिए वो बढ़ गया। बाकी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की कमी आना शुरू हुई। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, पाकिस्तान ज्यादातर विदेशों से लोन लेने पर मजा आता है उसको। फिर ट्रेंड्स इन 2015-17 में कंक्लूजन है, ज्यादा कुछ नहीं है। परफॉर्म मॉडरेटली, तो कंक्लूजन ये कहा जाए तो इंडिया ने मॉडरेट परफॉर्म किया, मिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और गरीबी से थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड इजाद मिला। पाकिस्तान में इकोनॉमी कमजोर हुई, इकोनॉमिक रिकवरी भी शुरू की।
चाइना मेजर कंसर्न है, वहाँ पर मार्केट सिस्टम अच्छा है और सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट सारी चीज़ें अच्छी हैं। की पॉइंट जो है तो हैं, और ये एक टेबल है, इस टेबल को आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए मोबाइल ऐप मेरे डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज से हमने इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी को कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच गाइज आपके सहयोग के लिए। ये आप चाहें तो इसको आप नोट कर लें। ये आड़ा बना है जबकि ये सीधा बनना था। आप ये टेढ़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मुझे आता नहीं है ना। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।